हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। मीन्स कि बीच में 4-5 दिन का गैप हो गया हम लोग के बीच में। हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाई, उसके लिए वेरी सॉरी बिकॉज आई एम वेरी बिजी। देन आई कम विथ यू। और अब हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ अपना CDP का क्लास, जिसमें अधिगम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। देखिए, अधिगम जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में शिक्षण से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके आते हैं, चाहे वो टैट हो, CTET हो, सुपर टैट हो, DSSB हो, KVS हो। इन सब एग्ज़ाम में अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अधिगम क्या है, इसका अर्थ देखेंगे। किन किन विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने अधिगम की क्या क्या परिभाषा दी है और अधिगम की विशेषताओं को देखेंगे। और उसके बाद अधिगम को प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट है हमारा अधिगम का क्लास। देखिए, अधिगम का अर्थ क्या है, अर्थात अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है वो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ अधिगम क्या मतलब, सीखने से इसका तात्पर्य है। अर्थात ये जीवन भर हम क्या करते हैं, अर्थात जीवन भर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने विचार और अभिव्यक्ति से, अन्य लोगों से, बहुत सारी चीज़ों से क्या करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है जब तक वो जीवित रहता है। यहीं पे एक कहा गया है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति परेक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है, अर्थात अधिगम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अर्थात अधिगम से क्या होता है, जब व्यक्ति कुछ न कुछ, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिस्थिति से, प्रत्येक वातावरण से, समाज से, अपने शिक्षक से, अपने अभिभावक से, अपने कह सकते हैं कि सहपाठियों से जो भी चीज़ें सीखता है उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे होता है कि वो अपने अंतः मन में अंतः प्रक्रिया करता है, अर्थात सिखाई गई जो भी विषय वस्तु है उसको आत्मसात करता है। उसके चेतन मन में वो अंतः प्रक्रिया करता है, अंतः क्रिया करता है, आत्मसात करता है। उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उस विषय वस्तु से वो अवगत हो जाता है। तो ये हमारा है अधिगम। ठीक, अब आ जाइए अधिगम की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, अधिगम की परिभाषा में क्रो एंड क्रो का कहना है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। अर्जन मतलब कि एडॉप्ट करने से है, अर्थात सीखने से क्या है, कोई भी सीखना आदतों, कोई भी आदत होता है, किसी की आदत होती है, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, या किसी की अभिवृत्तियों का हम क्या करते हैं, को अर्जित करते हैं, वही हमारा क्या है, अधिगम है। और अर्जित करके हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जिसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक, देखिए स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन आता है, परिवर्तन आता है और उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, और वो वातावरण के साथ सामंजस्य करता है, अनुकूलन करता है, यही क्या है, सीखना है। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है, अर्थात अधिगम है। अर्थात व्यवहार के परिणाम स्वरूप किसी के व्यवहार को हम क्या करते हैं, अपने आदतों में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं और फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन होना ही क्या है, सीखना कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं मुख्य जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके कह सकते हैं कि एग्ज़ाम से भी और आपके अपने सीखने से भी ये रिलेटेड हैं। ठीक है, अधिगम की परिभाषाएं। आ जाइए देख लेते हैं
कि वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति, बालक कुछ भी नया ज्ञान या कुछ भी नई प्रक्रिया को प्राप्त करता है, सीखता है, अपने अंदर आत्मसात करता है, उसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। आ जाइए देख लेते हैं कि हमारे अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या अधिगम की विशेषताएं किन किन कह सकते हैं कि विषय वस्तु को प्रभावित करती है। तो देखिए, अधिगम क्या करता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, वो जीवन में कुछ न कुछ अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने परिवार से और अपने कह सकते हैं कि जो भी उनका इन्वायरमेंट है, उससे वो सीखता ही रहता है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है तो उसके साथ साथ वो उस वातावरण के साथ, उस समाज के साथ, उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन करना प्रारंभ कर देता है, अपने आप को एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है। अब अच्छा, ये कह रहा है कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है, सार्वभौमिक है। अर्थात विभिन्न पक्ष को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। अर्थात अगर कहें कि सीखना जो है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी सारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है, आपके व्यवहार को परिवर्तित करता है, आपके अनुकूलन की प्रक्रिया को भी और भी ज़्यादा सुदृढ़ करता है, आपके वातावरण, आपके समाज, हर एक क्षेत्र में क्या करता है, वो आपके हर एक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जो व्यक्ति के व्यवहार में देखा जा सकता है। ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि सीखना कुशलतादायक प्रक्रिया है। अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कुशल है, बहुत ही योग्य है। सीखने से हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, सुधार आता है, और कुछ न कुछ उसमें पॉजिटिव थिंग उसमें ऐड होता है। ठीक। अब कह रहा है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात जब हम व्यक्ति, बालक या छात्र जब कुछ सीख लेता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना एक सामान्य सी बात है। ठीक है। अर्थात सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात बालक जब भी सीखने की प्रक्रिया करता है या सीखने के प्रयास करता है तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ही वो सीखने का प्रयास करता है। अर्थात मान लीजिए कि बालक को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो प्रकृति को देखते हुए वो क्या करेगा, वो ये प्रकृति का एनालिसिस करना ही उसका एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। कोई भी विषय वस्तु है तो उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य को मतलब सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस को प्राप्त करना उद्देश्य है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया। अर्थात सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो मानसिक स्वरूप को क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थात व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अंतःक्रिया होती है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, और व्यवहार में परिवर्तन होता है तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर है। अर्थात व्यक्ति सीखता कब है, जब उसके अंदर उस विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा हो, उसके अंदर उत्सुकता हो, उसके अंदर सीखने की एक कह सकते हैं कि क्रियाशीलता हो, वो एक्टिव हो, वो चीज़ों को सीखने करने के लिए बिल्कुल क्या हो, तैयार हो। अर्थात ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर है। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो अधिगम अर्थात लर्निंग के कुछ अर्थ, परिभाषाएं और कुछ विशेषताएं हैं जो सीखने के सिद्धांत को बताती है। तो इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि या वीडियो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे हमने आपको बताया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये पढ़ना था। तो देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो है बालक की योग्यता, दूसरा है निश्चित उद्देश्य, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है परिवार, समाज, वातावरण, शिक्षा का व्यवहार और सीखने की इच्छा। ये सभी कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, बालक की योग्यता अर्थात बालक की योग्यता, बालक का स्तर, बालक का लेवल, ठीक है, ये सारी जो है क्षमताएं जो हैं अधिगम को प्रभावित करती हैं। अर्थात बालक की आयु क्या है, बालक का स्तर क्या है, बालक की क्षमता क्या है, बालक का वातावरण क्या है, ठीक है, और बालक का कह सकते हैं कि समाज या परिवार क्या है, ठीक है। ये सारी जो है कारक हैं जो बालक की योग्यता को प्रभावित करते हैं। अर्थात जब भी हम अधिगम कार्य करते हैं तो बालक की योग्यताओं को, बालक की आयु को, बालक के स्तर को, बालक के वातावरण को, बालक की क्षमता को देखते हुए हमारा अधिगम कार्य संपन्न होना चाहिए। आ जाइए निश्चित उद्देश्य। अर्थात जब भी हम अधिगम कार्य करेंगे, जब भी हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया करेंगे तो उसमें एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिगम कार्य प्रारंभ किया गया है, तो निश्चित उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात परिपक्वता, अर्थात कह सकते हैं कि परिपक्वता मतलब कि जो भी बालक कितना परिपक्व है, बालक का मानसिक स्तर कितना तैयार है, किस लेवल तक का है, तो ये सारी जो क्षमताएं हैं वो अधिगम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो उनकी परिपक्वता को देखते हुए में अधिगम कार्य करना चाहिए और उसमें नई नई चीज़ें, विषय वस्तु को शामिल करना चाहिए। नई टेक्निक शामिल कर सकते हैं, नए जो है आप नए विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं, कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें बहुत सारे उपागम आदि का इसमें समावेश कर सकते हैं जो बालक को की परिपक्वता को देखते हुए अधिगम कार्य संपन्न हो सके, ठीक है। परिवार, अर्थात परिवार अधिगम को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। अर्थात परिवार अर्थात बालक अपने परिवार से क्या सीखता है, परिवार कहाँ तक बालक के मानसिक बौद्धिक स्तर या तार्किक क्षमता को प्रभावित करता है, बालक की भाषा क्या है, बालक का स्तर क्या है, बालक का वातावरण क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। अर्थात समाज, अर्थात हम किस समाज से हैं, हमारा समाज जो है, हमारा समाज या हमारा वातावरण का जो किससे प्रभावित है, हमारा जो है हमारे समाज की परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है, या कह सकते वातावरण क्या है, ये सारे जो प्रभाव हैं वो बालक क्या करता है, अपने समाज से सीखता है। अर्थात समाज में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये भी चीज़ें बालक को बहुत ही प्रभावित करती हैं और यही बालक को प्रभावित करने के अर्थात अधिगम को प्रभावित करने के प्रमुख कारक हैं। आ जाइए वातावरण पे आ जाते हैं। अर्थात वातावरण भी अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अर्थात हम किस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में हमें कहाँ तक किस तरह से और किस लेवल तक सिखाया गया है, ये वातावरण का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है अधिगम को प्रभावित करने में या अधिगम को सीखने में या अधिगम करने में, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार, अर्थात शिक्षक का व्यवहार कैसा है, अगर शिक्षक का व्यवहार बहुत ही कुशल है, अच्छा है, मितव्ययी है, हेल्पफुल है, तो वो अधिगम को बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकता है बालक। मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया उसके लिए बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और रुचिपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर शिक्षक का व्यवहार पॉजिटिव नहीं है, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के अनुकूल नहीं है, बच्चों के मनो प्रवृत्ति को देखते हुए, बच्चों के व्यवहार को, बच्चों के वातावरण को, बच्चों के समाज को, बच्चों के योग्यता को, उसकी परिपक्वता को, ये सारी चीज़ें अगर के अनुकूल नहीं है और शिक्षक उसके विपरीत उसे शिक्षण प्रदान कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए शिक्षक का व्यवहार कुशल होना बहुत ही आवश्यक है। जब भी शिक्षक का व्यवहार कुशल होगा तो बालक को अधिगम करने में बहुत ही हेल्प होगा या बालक को सीखने में विषय वस्तु को बहुत ही ये हेल्पफुल प्रक्रिया होगी, ठीक है। सीखने की इच्छा,
अर्थात अधिगम का जो कह सकते हैं कि कारक है, या अधिगम को जो प्रभावित करने वाला कारक है, वो सीखने की इच्छा पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अर्थात जब तक बालक में सीखने सिखाने की इच्छा नहीं होगी, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, या वो विषय वस्तु से प्रभावित नहीं होगा, शिक्षक से प्रभावित नहीं होगा, तब तक वो अधिगम को आत्मसात नहीं कर सकता है। और जब तक वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आत्मसात नहीं करता है, अनुकूलन नहीं करता है, तब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मेरे बताए गए छोटे छोटे पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके स्पष्ट हो जाएंगी। और लोगों तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो और उससे अब वो अपना भविष्य उज्जवल बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अधिगम के नेक्स्ट पॉइंट में नया कुछ टॉपिक लेके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।